ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 14 है। सोलो स्टार्टेड। दूसरी तरफ जियानियों की बहन सामान खरीदकर घर जा रही थी और तभी एक लड़का गलती से उसे धक्का मारकर चला जाता है, इसलिए उसका सामान गिर जाता है और एक आदमी आकर उसका सामान उठा देता है। फिर जर्रन उसके पास आता है और उसके साथ उसके घर जाता है। फिर घर जाकर वो लोग बैल्कनी में जाकर बात करने लगते हैं और जियानियों की बहन जर्रन को बोलती है, मेरे बहन ने बोली थी कि तुम दोनों एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने उसे ये अभी तक क्यों नहीं बताया है? जर्रन बोलता है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और बचपन से ही वो बहुत शांत है। वो कभी भी किसी को भी अपना फीलिंग्स नहीं बताती थी, लेकिन मैं हमेशा समझ जाता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और मैं जानता हूँ कि वो जिन यान को पसंद करती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ खुश रहे। और तभी जियानियों की मॉम जर्रन को खाने के लिए बुलाती है और जियानियों की बहन को बोलती है, तुम जो फ्लावर लाई हो वो ठीक से सजा कर रख दो। इसलिए वो फ्लावर ठीक से रखने लगती है और देखती है कि वह एक फ्लावर है जो उसने खरीदी नहीं थी। इसीलिए वो बोलती है, मैंने तो ये नहीं खरीदी है, तो ये कहाँ से आया? और जर्रन बोलता है, शायद दुकानदार ने तुम्हें गलती से दे दिया है। उसी तरह फूजियो पुलिस स्टेशन में टैब के साथ प्रोजेक्टर सेट करने आता है। उस टैब में केस का सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देता है और जियानी और जीनियन को बोलती है, फूजियो भी तुम्हारी तरह जीनियस है। और जीनियन बोलता है, साइकोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दोनों अलग चीजें हैं, तुम उन्हें कंपेयर क्यों कर रही हो? वो अपने फील्ड में अच्छा है और मैं अपने, और वो लकी है कि वो मुझसे मिला, क्योंकि मेरे साथ रहकर उसका टैलेंट और भी बढ़ गया है। फिर जियानियो फूजियो के पास जाती है और फूजियो उसे केस का सारा डिटेल्स देकर चला जाता है। फिर जियानियो सभी पुलिस वाले को बोलती है, ये 5 लोग मरने से पहले डिप्रेस थे, उनके पास से सुसाइड नोट भी मिला है और सभी लोगों ने अलग अलग जगह सुसाइड किया है, लेकिन सभी ने एक ही तरीके से जलकर सुसाइड किया है और उन सभी का कंप्यूटर हैक कर सारा डेटा इरेज कर दिया गया है और हमें लगता है कि इन सब के पीछे कोई है और बाकी के डिटेल्स प्रोफेसर बो आप लोगों को बताएंगे। और जीनियन उन्हें बोलता है, जो ये सब कर रहा है वो अच्छे से बिहेवियर एनालाइज करना जानता है, इसलिए वो ऐसे लोगों को चूज कर रहा है जिन्होंने अपने लाइफ से गिव अप कर लिया है और जो अपने आसपास के लोगों से नफरत करते हैं। फिर वो उन्हें ड्रग्स देकर हिप्नोटाइज करता है और उनके इमोशन के यूज कर उनसे सुसाइड नोट लिखाता है और उनसे सुसाइड कराता है। और इस समय ये विक्टिम्स अपने आसपास के लोग यहाँ तक कि अपनी फैमिली की भी केयर नहीं करते हैं और ये केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में इसकी वजह से कोई बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जियानियों की एक पड़ोसी सुइसाइड नोट लिखकर पेट्रोल लेकर सुइसाइड करने जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी बेटी आकर वो सुइसाइड नोट देखती है। जियानियों की बहन के पास हेल्प मांगने जाती है और वह जर्रन भी था और वो उन्हें वो सुइसाइड नोट दिखाती है, इसलिए वो सभी उन्हें ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ जीनियन और जियानियो फूजियो को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और जियानियो फूजियो को एक हार्ड ड्राइव देकर बोलती है, एक विक्टिम के कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने उनके बेटे को ये ठीक करके लाने के लिए दिया था और उनके बेटे ने उन्हें उसका लैपटॉप यूज करने के लिए दिया था और बाद में वो लैपटॉप क्रैश होकर सारा डेटा इरेज हो गया था, इसीलिए इसमें से शायद हमें कुछ डेटा मिल सकता है। इसीलिए फूजियो वो हार्ड ड्राइव चेक करता है और बोलता है कि विक्टिम यह एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, मैं उस वेबसाइट में जाने की कोशिश करता हूँ। फिर फूजियो उस वेबसाइट में जाने लगता है और वहाँ लिखा आता है कि से हेलो टू जेनी। और फूजियो जीनियन से पूछता है, जेनी कौन है? और जीनियन बोलता है, तुम दोनों नर्वस क्यों हो रहे हो? उस साइको ने तो सिर्फ हेलो बोला है और वो सिर्फ यही कर सकता है। और जियानी और जीनियन को बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अभी भी जिंदा है? और जीनियन बोलता है, वो अभी भी मेरे ऊपर नजर रख रहा है और मेरा वीकनेस ढूंढ रहा है। मैंने बहुत बार असिस्टेंट चेंज किया है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही काम किया है, इसीलिए मैं चाहता था कि उसे नहीं पता चले कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। अगर उसे अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं पता चला होगा तो तुम इस झंझट में भी नहीं पड़ोगी। और जियानियो बोलती है, अगर उसे अभी तक मेरे बारे में नहीं पता चला होगा तो क्या तुम मुझे तुमसे दूर भेज दोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या कोई बोझ? मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे बॉस नहीं हो जो मुझे सैलरी देता है, तुम मेरे हो। और तभी फूजियो बोलता है, अगर तुम लोगों का बात हो गया है तो यहाँ आकर देखो। और वो लोग जाकर देखते हैं कि वो वेबसाइट एक सुसाइड फॉर्म है। और फूजियो बोलता है, विक्टिम बहुत ज़्यादा मिडनाइट ब्लू लाइट आईडी वाले से बात करता था
और जीनियन फुजियो को बोलता है, क्या तुम इस आईडी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? फुजियो बोलता है, इस आईडी का लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और जीनियन बोलता है, विक्टिम के सिवाय ये मिडनाइट ब्लू लाइट और किससे बात करता था? उसने रिसेंटली जिसके साथ बात किया है वही शायद नेक्स्ट विक्टिम है। फुजियो बोलता है, उसने रिसेंटली ग्रे स्काई आईडी वाले से बात किया है। ग्रे स्काई एक नॉर्मल पर्सन है, इसलिए उसका लोकेशन ढूंढना आसान है। फिर फुजियो जल्दी से उसका लोकेशन ढूंढता है और वो लोकेशन जियानियो के शहर में दिखाता है। इसीलिए जीनियन वहाँ के पुलिस को फोन कर सब कुछ बता देता है और जियानियो अपने मॉम को फोन कर बोलती है, कुछ देर बाद कुछ पुलिस आपको लेने आएंगे, आप उनके साथ चले जाना। और यांजी कहाँ है? उसकी मॉम बोलती है, हमारे पड़ोसी मिस्टर क्वीन सुइसाइड नोट लिखकर कहीं चले गए हैं, इसीलिए उनकी बेटी यांजी और जर्रन उन्हें ढूंढने गए हैं। इसीलिए जियानियो जर्रन को फोन कर सब कुछ बताती है और जर्रन उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर वो यांजी को अपने मॉम के पास छोड़कर मिस्टर क्वीन को ढूंढने चला जाता है। और जियानियो की मॉम यांजी को बोलती है, तुम्हारे डैड के इंसिडेंट के समय भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि जियानियो ये काम करे, मैं चाहती थी कि वो ऑफिस में एक सेफ जॉब करे। और यांजी बोलती है, लेकिन दी ऑफिस में काम नहीं करना चाहती है, उसे ये काम पसंद है, चिंता मत करिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरी तरफ जीनियन और जियानियो के शहर आ रहे थे और जीनियन जियानियो को बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम और बहन को कुछ भी नहीं होगा, पुलिस उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस विक्टिम को ढूंढकर बचाना। लेकिन वो साइको बहुत स्मार्ट है और उसने तुम्हारा वीकनेस ढूंढ लिया है, इसलिए उसने मिस्टर क्वीन को अपना टारगेट बनाया है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसका टारगेट ऐसा कोई होना चाहिए था जिसकी तुम बहुत केयर करती हो, वो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। अगर उसका टारगेट तुम्हारी मॉम और बहन होती तो पुलिस उन्हें इतनी आसानी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जियानियो बोलती है, लेकिन मेरे मॉम और बहन के सिवाय मेरा कोई नहीं है। और जिनियन बोलता है, जर्रन अपने घर वापस चला गया है ना, शायद टारगेट जर्रन है। इसीलिए जियानियो जर्रन को फोन करती है, लेकिन जर्रन अपना फोन नहीं उठाता है। इसीलिए जियानियो पुलिस चीफ को फोन करती है और वो बताते हैं कि जर्रन विक्टिम के पास गया है। और जिनियन बोलता है, चिंता मत करो, जर्रन बेवकूफ नहीं है, उसे जरूर कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि मिस्टर क्वीन अपने काम के जगह पर गए हैं, इसलिए सभी पुलिस वहाँ जाते हैं और जर्रन भी वहाँ जाता है। और वहाँ के मैनेजर उन्हें बोलते हैं कि मिस्टर क्वीन जिस बिल्डिंग में गए हैं वहाँ बहुत सारे गैस सिलेंडर्स हैं। और जर्रन बोलता है, मैं उन्हें वहाँ जाकर सुसाइड करने से रोकना चाहता हूँ। और बाकी पुलिस उसे बोलते हैं कि यह बिल्डिंग कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए मत जाओ। लेकिन जर्रन नहीं सुनता है और चला जाता है। और तभी जियानियो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है और मिस्टर क्वीन को समझाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर क्वीन वहाँ आग लगा देते हैं और वो जगह ब्लास्ट हो जाता है। फिर जिनियन और जियानियो पुलिस स्टेशन जाते हैं और जियानियो की बहन उसे बोलती है जर्रन मर गया है, इसीलिए वो रोने लगती है। फिर जिनियन जियानियो को अपने घर ले जाकर सुला देता है और फुजियो को फोन कर बोलता है, हम अभी भी उस साइको से पीछे हैं, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो। फुजियो बोलता है, चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा, वैसे तुम और जियानियो कैसे हो? जिनियन बोलता है, जियानियो ठीक नहीं है, उस साइको ने शायद जर्रन को मार डाला है। और फुजियो बोलता है, तुम जियानियो के बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए अभी तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी जियानियो उठ जाती है, इसीलिए जिनियन फोन रखकर उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम आज बहुत रोई हो। जियानियो बोलती है, क्या तुम कभी नहीं रोई हो? जिनियन बोलता है, हाँ मैं रोया हूँ और मैंने बचपन से आज तक बहुत लोगों को रोते हुए देखा है। और जियानियो बोलती है, तुम वो आधा साल टॉमी के कैद में कैसे थे? जिनियन बोलता है, मैं अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। और जियानियो बोलती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जब 7 साल की थी तब मेरे डैड का मर्डर हो गया था। उस दिन ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए डैड हम सभी को घुमाने के लिए बाहर ले जाने वाले थे और मॉम फैक्ट्री में काम करने गई थी, इसलिए उस दिन वो हमारे साथ नहीं थी। और उस दिन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा खाना बना रहे थे, मेरी बहन रूम में सो रही थी और डैड मेरे साथ खेल रहे थे। और तभी कुछ लोग घर के अंदर चले आए थे, इसलिए डैड ने मेरे और मेरे बहन को कबर्ड में छुपाकर उसे सोफा से बंद कर दिया था। फिर बाहर बहुत शोर हो रहा था, मैंने बहुत चिल्लाया था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। फिर पुलिस ने आकर हमें बचाया था। उस दिन जर्रन मुझे सहारा देने के लिए मेरे साथ था और वो भी मेरे साथ रोया था। और जिनियन बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे ये सब बताया। फिर अगले दिन जिनियन और जियानियो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पुलिस उन्हें बताते हैं, बिल्डिंग ब्लास्ट करने की वजह से वहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और पूरा बॉडी भी नहीं मिला है,
सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं और हमने वो डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। प्रोफेसर बोके, आपको यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जीन यान बोलता है ये घड़ी पूरी तरीके से जल गया है, लेकिन इसकी वजह से इसका बेल्ट खुल नहीं जाना चाहिए था। अगर ब्लास्ट होने के समय सैंड्रा ने ये पहना हुआ था तो इस घड़ी का बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए था, जिसका मतलब ब्लास्ट होने से पहले ये घड़ी उतारा गया था। और पुलिस वाला बोलता है ज़ेरन अपना घड़ी क्यों उतारेगा, वो तो उस आदमी को रोकने गया था। और जीनियन बोलता है तुम जल्दी से इसे टेस्टिंग के लिए भेजो। फिर जीनियन और जियानियो जाकर बैठते हैं और जियानियो उससे पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ेरन जिंदा है। जीनियन बोलता है ज़ेरन के जिंदा होने के कोई एविडेंस नहीं है। और जियानियो बोलती है तो तुमने वो टेस्टिंग के लिए क्यों भेजा है। जीनियन बोलता है ज़ेरन ने ब्लास्ट से पहले घड़ी उतारा था, इसका मतलब हो सकता है शायद उसने हमारे लिए उसमें कोई एविडेंस छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ेरन जिंदा है। और जियानियो बोलती है ये भी तो हो सकता है कि किलर ने वो घड़ी उतारा है, वो शायद चाहता है कि हम समझे कि ज़ेरन मर गया है, लेकिन हो सकता है कि ज़ेरन जिंदा है। जीनियन बोलता है बहुत सारे लोगों ने ज़ेरन को उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था और सिर्फ एक घड़ी से प्रूफ नहीं होता है कि ज़ेरन अभी भी जिंदा है, लेकिन एक छोटी पॉसिबिलिटी है कि किलर ज़ेरन को ले गया है और वो अभी भी जिंदा है, लेकिन किलर उसे कब तक जिंदा रखेगा ये हम नहीं जानते हैं। अगर किलर उसे ले गया होगा तो उसने ले जाने के लिए ज़रूर कोई कार यूज़ किया होगा, इसीलिए हमें वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करना पड़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि हमें वहाँ का फुटेज मिल जाए। दूसरी तरफ फुजियो मिडनाइट ब्लू लाइट आईडी का लोकेशन ट्रैक कर रहा था और वो देखता है कि वो आईडी है जीन यान की बहन के फियांसे लिन यान का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।